स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्वागत है आप सबका। समुच्चय सिद्धांत पर यह दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों, आज के वीडियो में जो टॉपिक शामिल है वो है उपसमुच्चय यानी कि सबसेट्स। दूसरा टॉपिक रहेगा अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट्स। तीसरा रहेगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी कि आर के उपसमुच्चय यानी कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगला टॉपिक हमारा रहेगा अंतराल के रूप में समुच्चय यानी कि सेट एज इंटरवल्स। अंत में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय यानी पावर सेट और सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत आज के पहले टॉपिक से, उपसमुच्चय से। बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा उपसमुच्चय यानी कि सबसेट्स। इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लिखा है मैंने, समुच्चय ए में 3 अवयव है ABC और समुच्चय बी में ABCDE। बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव है A, B और C, ये तीनों अवयव समुच्चय बी में शामिल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में है। तो बच्चों, जब कभी भी ऐसा होगा कि किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में होंगे, तब हम उस समुच्चय को उस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहेंगे। यही उपसमुच्चय की परिभाषा है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। बच्चों, इस बात को हम संक्षेप में इस तरीके से लिखते हैं, ए सबसेट है बी का या ए उपसमुच्चय है बी का। दूसरे उदाहरण में समुच्चय ए है 1, 3, 5, समुच्चय बी में अवयव है 1, 2, 3, 4। यहाँ हम देखते हैं कि 1 ए में है और 1 बी में भी है, 3 ए में है और 3 बी में भी है, परंतु एक अवयव है 5 जो ए में है, 5 बिलोंग्स टू ए, परंतु ये 5 बी में नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके सभी अवयव बी में नहीं है। एक अवयव हमें ऐसा मिल गया जो बी में नहीं है। तो बच्चों, इस स्थिति में हम ऐसे कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हिंदी में, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो बच्चों, हम ए सबसेट बी कब लिखेंगे? जब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट होगा यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। बच्चों, ये जो प्रतीक है इसका अर्थ होता है इम्प्लाइज। स्टूडेंट्स, इस लाइन को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ए सबसेट है बी का यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए का तात्पर्य है कि ए बिलोंग्स टू बी। बच्चों, कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा उदाहरण जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समुच्चय ए है उसमें 1, 2, 3, 4 4 अवयव है और समुच्चय बी में भी 1, 2, 3, 4 वही 4 अवयव है। इसे लिखेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बी सबसेट है ए का। और स्टूडेंट, जब कभी भी ऐसा होगा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए बराबर बी, ये दोनों समुच्चय बराबर होंगे। बच्चों, यहाँ पर एक नई बात हमें नोट करनी है कि जब कभी भी ए सबसेट है बी और बी सबसेट ए, तो ए बराबर बी होगा, और जब कभी ए बराबर बी है तो ऐसा होगा। इसलिए हम यहाँ पर प्रतीक ऐसा लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं टू वे इम्प्लाइज, यानी कि दोनों तरफ से इम्प्लाइज है। ये दो प्रतीकों से मिलकर के बना है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इन दोनों का मिक्सचर है ये प्रतीक। इस स्टेटमेंट को हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उदाहरण लिखा है मैंने यहाँ पर जिसमें 2 समुच्चय हैं। पहला समुच्चय ए 56 के भाजकों का समुच्चय है, भाजक यानी डिवाइजर्स। समुच्चय बी 56 के अभाज्य भाजकों यानी कि प्राइम डिवाइजर्स का समुच्चय है। हम जानते हैं कि 56 के भाजक होते हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। समुच्चय बी में हमें अभाज्य भाजक लिखने हैं, तो हम इन्हीं में से ढूंढ सकते हैं। 2 और 7 अभाज्य भाजक है, तो समुच्चय बी में होंगे 2 और 7। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव
समुच्चय ए में है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि बी सबसेट है ए का, या बी उपसमुच्चय है ए का। तो बच्चों ये हुए उपसमुच्चय के कुछ उदाहरण। अब हम कुछ विशेष नोट लिखते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पहला है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यह हम समुच्चय की परिभाषा से ही समझ सकते हैं, क्योंकि ए सेट अगर मैं लिखूं 1 2 3 और ए को ही मैं दोबारा लिखूं 1 2 3, तो ए का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए हम हमेशा ये कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। दूसरा नोट है फाई यानी कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। बच्चों रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, इसलिए यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि फाई जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तीसरा नोट हमें लिखना है कि यदि ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी है, तो इस बी को हम अधिसमुच्चय कहेंगे, समुच्चय ए का अधिसमुच्चय। तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है, यानी कि सुपर सेट कहलाता है। हम कह रहे हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। जैसे हम इस उदाहरण में देख सकते हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि ये उपसमुच्चय है, तो ये जो ए है ये अधिसमुच्चय है। इसके बाद है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, इसे हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। एकल समुच्चय, इसका उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे समुच्चय ए है उसमें एक अवयव है 3, तो ये एकल समुच्चय है। समुच्चय बी इस प्रकार से है कि एक के बराबर या छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर हम बी से रिप्रेजेंट करें तो उसमें केवल एक ही अवयव आएगा, वो होगा 1। तो ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे एकल समुच्चय। बच्चों तो हमने देखा उपसमुच्चय से जुड़ी हुई सारी बातें। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्न जो इस टॉपिक पर आधारित है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं प्रश्नावली के। पहला प्रश्न है यह फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में समुच्चय है अथवा समुच्चय नहीं है ये लिखना है। समुच्चय है 2 3 4 और दूसरा समुच्चय है 1 2 3 4 5। तो क्या यह समुच्चय इसका उपसमुच्चय है? चेक करना में 2 इसमें आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तब हम यहाँ लिखेंगे कि ये समुच्चय है, ऐसा चिन्ह हमें लगाना है। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं ए बी सी, क्या ए दूसरे में है? नहीं है, यह उपसमुच्चय नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है एक्स, जहाँ एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और दूसरा समुच्चय एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अगर हम इस समुच्चय में से किसी एक विद्यार्थी का चयन करते हैं जो कक्षा 11 का है, तो स्पष्ट रूप से वह आपके विद्यालय का ही छात्र होगा, क्योंकि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी आपके विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सबसेट है इस दूसरे वाले सेट का। चौथा प्रश्न है इसका, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। जो वृत्त है वो किसी भी त्रिज्या का हो सकता है, कम का, ज़्यादा का, कहीं पर भी हम वृत्त बना लेंगे। तो इस प्रकार के वृत्त इस समुच्चय में होंगे। दूसरा सेट है उसमें एक्स एक समान समतल में, यानी कि उसी समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यानी कि इस समुच्चय में ऐसे वृत्त है जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है, इस टाइप के। क्या ये सभी समुच्चय उसमें आएंगे? हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये सभी उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कोई वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 2 इकाई है, कोई 3 इकाई वाला है, कोई 1.1 का है, कोई 1/2 का है, तो ये उस दूसरे समुच्चय में नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है। अगला प्रश्न इसका कि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हम बना सकते हैं, यहाँ पर ये सब इसमें है। और दूसरा है x किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्या ये त्रिभुज उस सेट में होंगे? स्पष्ट रूप से नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आयत का सेट है और ये त्रिभुजों का सेट है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे उपसमुच्चय नहीं है। अगला उदाहरण है कि x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये समुच्चय समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। इस समुच्चय में समबाहु त्रिभुज है, जैसे इसकी भुजा मान लेता हूँ मैं 2,
इसकी भुजा मान लेता हूं मैं 3। इसी प्रकार जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सब इसमें है। और दूसरे समुच्चय में समतल में स्थित कोई त्रिभुज है। समतल में स्थित कोई भी त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, साथ ही इसमें समबाहु त्रिभुज भी शामिल होंगे। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज भी त्रिभुज ही होगा, तो ये सारे त्रिभुज इस सेट में होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये उपसमुच्चय होगा। कि दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी सत्य असत्य बताने हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं हम। समुच्चय ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये ए अवयव इसमें है, बी अवयव भी इसमें है, यानी कि ये सबसेट होना चाहिए, परंतु यहाँ पर चिन्ह लग रहा है सबसेट नहीं है। तो ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हम लिखेंगे एफ। सेकंड है, समुच्चय ए ई सबसेट है समुच्चय का एक्स, जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर यानी वोवेल। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस समुच्चय में ये 5 अवयव होंगे, ए ई आई ओ यू, और इसमें 2 अवयव है ए ई। क्या ये दोनों इसमें है? यस, यानी कि ए ई उपसमुच्चय है इस समुच्चय का। तो ये सही लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। तीसरा उदाहरण है 1 2 3 सबसेट है 4 3 5 का। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक पहले समुच्चय का अवयव है, परंतु दूसरे का अवयव नहीं है, यानी कि ये सबसेट नहीं है। गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स। चौथा प्रश्न है इसका, समुच्चय ए सबसेट है ए बी सी का। चेक कर सकते हैं, ए इसमें आ रहा है, तो ये सबसेट होगा, सही है, इसको हम लिखेंगे ट्रू। स्टूडेंट्स, इसी का 5वां प्रश्न है कि समुच्चय ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए बी सी। तो यहाँ जो चिन्ह है इस पे थोड़ा ध्यान देना। बिलोंग्स टू लिखा है, यानी कि ये जो भी अवयव लिखा है ये पूरा का पूरा इसके अंदर आना चाहिए। क्या ऐसा अवयव इसके अंदर है? नहीं है, क्योंकि यह है सेट ए। इसके अंदर सेट ए नहीं आ रहा, इसके अंदर ए है केवल। ये कथन असत्य है, इसको लिखेंगे हम फॉल्स। छठा प्रश्न है इसका, x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्याएं हैं 2 और 4। तो इस पहले समुच्चय में 2 अवयव है, केवल 2 और 4। दूसरा समुच्चय है x, जहां x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली संख्या है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो यह हम देख सकते हैं कि 2 4 प्रश्न में लिखा हुआ है सबसेट है। हम चेक कर सकते हैं कि 2 इसमें आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो ये सबसेट सही लिखा हुआ है, यानी कि ये कथन है ट्रू। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हुए प्रश्नावली के। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें कुछ अवयव लिखे गए हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें ये जो कथन लिखे हुए हैं इनको सत्य या असत्य बताना है। इन प्रश्नों को करने से पहले हम इस समुच्चय को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बच्चों, ये एक विशेष प्रकार का समुच्चय है, क्योंकि इसके जो अवयव है उनमें एक अवयव ऐसा है जो अपने आप में ही एक समुच्चय है। इस पूरे को हम एक अवयव मानेंगे। तो यहाँ पर इस समुच्चय ए में 4 ही अवयव है, का नाम दे दूं बी। तो 1 2 बी और 5, इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है सेट 3 4 सबसेट है ए का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेट 3 4 ए का अवयव है, सबसेट नहीं है, तो ये कथन असत्य है। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये सत्य है, क्योंकि 3 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अगर अवयव होता है तो वहां पर बीच में लगता है बिलोंग्स टू, तो ये सत्य है। तीसरे प्रश्न पर अगर हम बात करें कि एक समुच्चय दिया हुआ है उसमें अवयव लिखा है सेट 3 4, सेट 3 4 जिसको हम बी कह रहे हैं, ये पूरा बी इसमें लिखा हुआ है। इसको मैं दोबारा से ऐसे लिख सकता हूँ, सबसेट है ए का। तो ये सत्य कथन है, क्योंकि इसके अवयवों को लेकर के जो समुच्चय बनेगा वो ए का उपसमुच्चय होगा, और ये कथन सत्य है। इसी का चौथा प्रश्न है 1 बिलोंग्स टू ए। क्या एक ए का अवयव है? तो हम ये लिखेंगे कि ये सत्य है। 1 सबसेट है ए का, ये असत्य है, क्योंकि सबसेट होने के लिए इसको समुच्चय होना चाहिए, ये समुच्चय नहीं है। छठा प्रश्न है इसी का 1 2 5 सबसेट है ए का। तो उपसमुच्चय की परिभाषा से हम देख सकते हैं कि 1 ए में है, 2 ए में है, 5 ए में है, तो ये जो समुच्चय बनेगा ये ए का सबसेट होगा। सातवां प्रश्न है इसी का 1 2 5 समुच्चय बिलोंग्स टू ए, ये असत्य होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी अवयव ए के अंदर नहीं है। इसी का अगला प्रश्न है 1 2 3
सबसेट है ए का। बच्चों उपसमुच्चय जो बनता है वो ए के अवयवों से ही बनता है। हम देख सकते हैं कि 1 ए में है, 2 ए में है, लेकिन 3 ए में नहीं है। यहाँ पर सेट 3 4 है, लेकिन 3 अवयव इसके अंदर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये असत्य है कथन। इसी प्रकार अगर 9वां प्रश्न हम देखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का मतलब ए का अवयव है, तो क्या इसमें कहीं 5 दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा, तो ये असत्य कथन होगा। 10वां है इसका 5 सबसेट है ए का। हमने पहले पढ़ लिया कि 5 यानी रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये कथन सत्य होगा। और इसी का अंतिम प्रश्न है कि सेट उसके अंदर है अवयव 5 सबसेट है ए का, तो यहाँ पर भी हमें यही बात देखनी है कि क्या 5 इसके अंदर जो अवयव आ रहा है क्या ए का अवयव है? इसमें कहीं पर भी 5 नहीं है, क्योंकि अवयव नहीं है तो उसको लेकर के जो सेट बना वो सबसेट नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से, पूर्णांकों के समुच्चय को हम कैपिटल जेड से, और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि n सबसेट है z का। साथ ही हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है, जिसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए पूर्णांकों का समुच्चय भी q का उपसमुच्चय है। बच्चों वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है उसको हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में बांट सकते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को अब हम t से निरूपित करेंगे, और उसमें वो संख्याएं होगी x जहां x बिलोंग्स टू r, यानी कि x एक वास्तविक संख्या है, साथ ही x नॉट बिलोंग्स टू q, वो संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो सारी इसके अंदर होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो q है वो सबसेट है r का, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, और t है यह भी सबसेट है r का। q के सबसेट z और n है, क्योंकि q और t में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो n है क्या ये सबसेट होगा t का? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या अपरिमेय होती है? नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे n नॉट सबसेट ऑफ t। तो बच्चों ये हुए कैपिटल R के उपसमुच्चय। बच्चों अगला टॉपिक हमारा रहेगा अंतराल के रूप में समुच्चय। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं को लेते हुए समुच्चय बनाना चाहें तो ऐसे समुच्चयों को हम अंतराल कहते हैं। पहला जो अंतराल है वो पढ़ने वाले हैं हम समवृत्त अंतराल। बच्चों समवृत्त अंतराल ऐसा अंतराल होगा जिनमें जिन दो वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो दोनों सम्मिलित होगी, साथ ही उनके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं भी उस अंतराल में सम्मिलित होगी। अगर मुझे इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो -2 से 3 के बीच के पूरे हिस्से को हम गहरा कर देंगे, क्योंकि ये सभी बिंदु इस अंतराल में होंगे। समवृत्त अंतराल को व्यक्त करने के लिए हम अंतराल के शुरुआत और अंत की दोनों वास्तविक संख्या लिखते हैं, साथ ही हम यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। बच्चों इस समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे x, जहाँ x बिलोंग्स टू r, और जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में है, a और b दोनों शामिल है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू का साइन। इस समुच्चय को लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे x, जहाँ x बिलोंग्स टू r और x ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जो -2 और 3 के बीच में है। बच्चों हम जानते हैं कि -2 और 3 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए ये जो समुच्चय है जिसे हम अंतराल के रूप में व्यक्त करते हैं ये सदैव एक अपरिमित समुच्चय होता है। दूसरे अंतराल की बात करें तो दूसरा अंतराल है खुला अंतराल या ओपन इंटरवल। इसे व्यक्त करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, और इस अंतराल में वो सारी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित होती है जो a और b के बीच में है, परंतु यहाँ पर a और b सम्मिलित नहीं होती। अगर इस उदाहरण की बात करें तो इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए हमें 2 पर हमें एक खाली डॉट लगाना होगा और 3 पर भी हम एक खाली डॉट लगाएंगे, और इनके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित है, इनके बीच वाले हिस्से को हम गहरा करेंगे। बच्चों तीसरा अंतराल है अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल, हाफ ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। इस अंतराल में
वो सभी वास्तविक संख्याएं शामिल हैं जो a और b के बीच में है, पर यहाँ a पर क्लोज्ड बड़ा ब्रैकेट लगा है, यानी कि यहाँ पर a शामिल है और b शामिल नहीं है। इस उदाहरण की अगर हम बात करें, संख्या रेखा पर हम 2 पर लगाएंगे गहरा डॉट और 3 पर लगाएंगे खाली डॉट, क्योंकि 3 शामिल नहीं है। साथ ही इनके बीच की ये सभी वास्तविक संख्याएं शामिल है, इसको करेंगे गहरा। अंत में जो है, इसी प्रकार इस समुच्चय को लिखा जा सकता है x, जहां x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू a और b के बीच में है, यहाँ b पर क्लोज्ड है यानी कि b शामिल है, और संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए उदाहरण लिख रहा हूं मैं, 3 शामिल है इसलिए 3 पे लगाएंगे गहरा डॉट, 2 शामिल नहीं है खाली डॉट, और इनके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं शामिल है इसलिए इनके बीच वाले हिस्से को गहरा करेंगे। तो हमने देखा अंतराल के रूप में समुच्चयों को किस तरीके से लिखते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस जो इस पर आधारित है। बच्चों यहाँ लिखे मैंने 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। छठे प्रश्न में समुच्चय निर्माण रूप हमें दिया गया है और अंतराल रूप में हमें लिखना है। यहाँ पर हमें पहचानना है कि x की वैल्यू किन 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में है। जैसे पहले प्रश्न में -4 और 6 के बीच में है x की वैल्यू। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान देना है कि यहाँ इक्वल टू का साइन है या नहीं। यहाँ इक्वल टू है मीन्स यहाँ पर 6 इस अंतराल में सम्मिलित है, और यहाँ पर नहीं है यानी कि इस 4 को अंतराल में नहीं लेना है। यहाँ लगाएंगे हम ओपन इंटरवल या छोटा ब्रैकेट। अब हम दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं, -12 और -10 ये दोनों इसमें सम्मिलित है, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह लगेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट। तीसरे में 0 और 7 लिखेंगे, शून्य शामिल है इसलिए यहाँ पर लगेगा बड़ा ब्रैकेट, 7 इसमें सम्मिलित नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट। चौथा प्रश्न बहुत ही आसान है, 3 और 4 दोनों सम्मिलित है इसलिए दोनों जगह लगेगा बड़ा ब्रैकेट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे x, जहां x बिलोंग्स टू r और x की वैल्यू है -3 से 0 के बीच में। क्योंकि यह एक खुला अंतराल है इसलिए यहाँ पर इक्वल टू के साइन नहीं आएंगे। दूसरा प्रश्न है, इसको लिखेंगे हम x, जहां x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू होगी यहाँ 6 और 12 के बीच में। यहाँ दोनों सम्मिलित है क्योंकि यहाँ पर बड़े ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर दोनों जगह इक्वल टू के साइन लगाएंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, x, जहाँ x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू यहाँ पर भी 6 और 12 के बीच में है, यहाँ 12 सम्मिलित है इसलिए यहाँ लगाएंगे इक्वल टू। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, x, जहाँ x बिलोंग्स टू r, -23 और 5 के बीच में x की वैल्यू है, जहाँ x -23 और 5 के बीच में है, बड़ा ब्रैकेट है इसलिए -23 इसमें सम्मिलित होगा और यहाँ लगाएंगे हम इक्वल टू का चिन्ह। तो बच्चों ये हुए अंतराल के रूप में समुच्चय। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है घात समुच्चय या पावर सेट। सबसे पहले पढ़ते हैं घात समुच्चय की परिभाषा। बच्चों किसी भी समुच्चय A का घात समुच्चय हम PA से व्यक्त करेंगे और यह उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो पावर सेट क्या होगा, A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। उदाहरण के लिए यहाँ पर समुच्चय A लिखा है मैंने, जिसमें 3 अवयव है 1 2 3। इसके सभी उप समुच्चय लिखते हैं हम जानते हैं कि 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है इसलिए 5 आएगा। अगर मैं इसमें से एक अवयव लूँ 1 तो ये इसका उप समुच्चय होगा। इसी प्रकार अगर मैं केवल अवयव 2 लूँ तो ये भी इसका उप समुच्चय होगा। इसी प्रकार 3, 1 2, 1 3, 2 3 और 1 2 3, यानी यह है स्वयं, और 1 2 3 क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है इसलिए यहाँ पर उपसमुच्चयों में हम 1 2 3 समुच्चय A को भी लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इनको काउंट करेंगे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर 8 उपसमुच्चय मिले हैं। तो घात समुच्चय जिसको हम PA से व्यक्त करेंगे वो क्या होगा, वो इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होगा, यानी कि एक बड़ा सेट होगा और उस सेट के अवयव क्या होंगे, ये सभी। तो उसमें लिखेंगे 5 1 2 3 1 2
1 3 2 3 और 1 2 3। तो बच्चों परिभाषा आपके समझ में आई होगी। कोई समुच्चय ए दिया गया होगा, उसके सभी उपसमुच्चय हम लिखेंगे और उन सबका जो सेट होगा वो कहलाएगा ए का घात समुच्चय। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि समुच्चय ए में अगर 3 अवयव है तो उपसमुच्चयों की संख्या यहाँ मिली हमें 8। इसी प्रकार अगर किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n। जैसे यदि इस समुच्चय में 4 अवयव होते तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होती 2 की पावर 4 यानी 16। तो उसके पावर सेट में 16 अवयव होंगे। इसी प्रकार अगर इसमें अवयव होते 5 तो उपसमुच्चयों की संख्या होती 2 की घात 5 यानी 32। तो इसके पावर सेट में 32 अवयव होते। तो हम संक्षेप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए स्मॉल p, यानी समुच्चय ए में स्मॉल p अवयव है, पी ए जो होगा उसमें कितने अवयव होंगे, उसमें होंगे 2 की पावर p, क्योंकि जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही अवयव घात समुच्चय में होंगे। बच्चों यहाँ पर हमें एक विशेष नोट भी ध्यान देना है। कोई समुच्चय है फाई, उसके उपसमुच्चय अगर हम लिखें तो फाई का उपसमुच्चय केवल एक ही मिलेगा, वो होगा स्वयं फाई। तो अगर हमें इसका पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ ए, तो उसमें एक ही अवयव आएगा। पावर सेट ऑफ ए का मतलब है ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो ये उपसमुच्चय हम इस सेट में लिखेंगे, तो ये होगा पावर सेट ऑफ ए। रिक्त समुच्चय का पावर सेट होगा ये। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है जिसमें 3 समुच्चय लिखे हुए हैं। समुच्चय ए 1 3 5, समुच्चय बी में है 2 4 6 8 और समुच्चय सी में है 4 5 6 7। अगर हम एक सेट U पर विचार करें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, ये समुच्चय मैंने इस तरीके से लिया है कि प्रत्येक समुच्चय A, B और C वो इसके उपसमुच्चय हैं। तो इस प्रकार के सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। एक दिए गए संदर्भ में सभी समुच्चयों को समाहित करने वाला, इन सभी समुच्चयों को समाहित करता है ये, तो ऐसा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय यूनिक या अद्वितीय नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें यहाँ तक भी लिखता है तब भी ये इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय होगा। और अगर यहाँ 9 10 11 12 13 यहाँ तक लिखते हैं तब भी ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि उस स्थिति में भी ये तीनों को समाहित कर रहा है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। आशा है आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कमेंट करके आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अवश्य शेयर करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।